नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। आज सबसे पहले बात होगी डब्ल्यूएफआई के चीफ ब्रजभूषण की बढ़ती मुश्किलों की। उसके बाद एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की अवहेलना की। फिर बात करेंगे उत्तराखंड में जिहाद पर गरज रहे धामी के बुलडोजर की। उसके बाद बस्ती में शिक्षा घोटाले की और आखिर में बात करेंगे उन्नाव में कानून के घटते खौफ की। तो शुरुआत करते हैं आज का ये खास न्यूज बुलेटिन 5 शहर 5 खबर। डब्ल्यूएफआई चीफ और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप बेहद गंभीर हैं। दिल्ली पुलिस ने पहलवानों की शिकायत पर 2 एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें पीड़िताओं ने उन घटनाओं का ब्यौरा दिया है। अब कथित रूप से सिंह ने उनका यौन शोषण किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक एफआईआर में कम से कम 2 बार प्रोफेशनल मदद के बदले सेक्सुअल फेवर मांगे जाने का जिक्र है। महिला पहलवानों ने यौन शोषण की कम से कम 15 घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी है। इनमें से 10 वाक्यों पर रेसलर्स को गलत तरह से छुआ गया। एफआईआर में पहलवानों ने सिंह के पीछा करने और धमकाने की भी शिकायत की है। उधर जहां एक तरफ पहलवानों के समर्थन में बुलाई गई महापंचायत का आज दूसरा दिन रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थन में अयोध्या में बुलाई गई जनचेतना महारैली को रद्द कर दिया गया है। सांसद और डब्ल्यूएफआई चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को होने वाली इस रैली में 11 लाख लोगों के इकट्ठा होने और उनके समर्थन का दावा किया था। अयोध्या के रामकथा पार्क में यह जनचेतना महारैली होनी थी। इस रैली के रद्द होने की जानकारी ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए दी है। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, मेरे प्रिय शुभचिंतकों, आपके समर्थन के साथ पिछले 28 वर्षों से लोकसभा के सदस्य के रूप में सेवा की है। मैंने सत्ता और विपक्ष में रहते हुए सभी जातियों, समुदाय और धर्मों के लोगों को एकजुट करने का प्रयास किया है। इन्हीं कारणों से मेरे राजनीतिक विरोधी और उनकी पार्टियों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ उमाकांत तिवारी गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमाकांत, जिस प्रकार से देखा जाए ब्रजभूषण शरण सिंह की होने वाली 5 जून की रैली को रद्द कर दिया गया है और जो बीजेपी आला कमान है, सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आ रही है, उनको बोलने की हिदायत पर भी काफी अंकुश लगाने की बात की। बहुत सारी बातें हैं ब्रजभूषण को लेकर कही गई हैं। क्या कुछ अहम जानकारी और आपके पास इस विषय पर है? जी देखिए, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 5 जून को जो है जनचेतना रैली का आह्वान किया था। संतों के समर्थन से रैली की जानी थी, संतों के नेतृत्व में ही ये रैली होनी थी। इसका सीधा मकसद था कि सांसद ब्रजभूषण को अपनी ताकत दिखानी थी और इसके लिए वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए थे। आसपास के जनपदों से अपने समर्थकों को एकत्रित कर रहे थे। लेकिन कल जो है अयोध्या जिला प्रशासन के साथ जब इस रैली को लेकर बैठक हुई और जब इसकी अनुमति मांगी गई, तो जो सांसद की तरफ से दावा किया गया था कि रैली में करीब 11 लाख लोग शामिल हो सकते हैं, तो इस संख्या को देखते हुए अयोध्या जिला प्रशासन ने उनको रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जो जिस मैदान में उन्होंने प्रस्तावित रैली का आह्वान किया है, वो मैदान बहुत ही छोटा और इस संख्या के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही साथ अयोध्या की सुरक्षा से भी जो है मामला वो जुड़ा हुआ था, इसलिए उनको रैली की अनुमति देने से इनकार किया गया। और इसके बाद अब सांसद ब्रजभूषण सिंह द्वारा ये बताया जा रहा है कि 5 जून को होने वाली उनकी जनचेतना रैली को रद्द कर दिया गया। जी उमाकांत, जिस प्रकार से बताया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा जानकारी आ रही है कि ब्रजभूषण सिंह पर बीजेपी आलाकमान गुस्सा भी नजर आ रहे हैं। उनको हिदायत दी गई है कि बहुत सोच समझ के बोलें। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, 10 आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं, तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। रेसलर्स लगातार देखा जा रहा था पिछले कई दिनों तक जंतर मंतर बैठे रहे थे, मेडल्स को बहाने के लिए गंगा गए थे, महापंचायत हो रही थी। तो क्या ये माना जाए इन सब को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने ये फैसला लिया, उसके बाद ये सब कुछ निकल के आया? और दूसरा सवाल मैं आपसे इसी में जोड़ना चाहता हूं, रैली रद्द होने के बाद जो संत समाज इसमें शामिल होने वाला था, उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर निकल के आई है? जी देखिए, जो रैली ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से आयोजित की गई थी, जो संत समाज की बात है, संत समाज की तरफ से अभी तक इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि अयोध्या जिला प्रशासन ने रैली की अनुमति नहीं दी है। अयोध्या की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बताया जा रहा है, तो इस संबंध में भी संतों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जबकि सांसद ब्रजभूषण ने इस रैली को रद्द करने के पीछे जो तर्क बताया, जो अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा है, वो उन्होंने ये कहा है कि चूंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के
सम्मान में जो है वो रैली को रद्द कर रहे हैं। इसमें जो बीजेपी आला कमान की हिदायत की बात कही जा रही है, इस संबंध में अभी तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश किसी की तरफ से नहीं आया है। ये सूत्रों के हवाले से ही बताया जा रहा है कि बीजेपी के आला कमान ने भी उनको इस तरह की हिदायत दी है कि वो अनावश्यक बयानबाजी से बचें। तो कारण जो भी रहे हो, फिलहाल जो उनकी तरफ से कहा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक रैली रद्द करने की बात की गई है। साथ ही साथ अयोध्या जिला जी प्रशासन ने भी जो है उनको रैली करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए उनकी रैली जो है वो रद्द की गई है। उमाकांत, देखा जा रहा है कि बताया जाता है कि ब्रजभूषण सिंह बहुत ही अच्छा रौब रखते थे समाज में और उनकी काफी अच्छी फैंस फॉलोइंग थी। वो गोंडा के केसरगंज से सांसद भी हैं। वहां की आवाम का क्या कुछ कहना है, क्योंकि जिस देखा जा रहा है काफी दिनों से ब्रजभूषण पर तमाम तरह की बातें निकल कर आ रही हैं, रेसलर्स तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने काफी गलत व्यवहार उनके साथ किया है। तो वहां की आवाम में क्या मैसेज गया है, लोग क्या कह रहे हैं गोंडा के और केसरगंज के? जी देखिए, सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो बार बार ये बात कही जा रही है कि इस मुद्दे के पीछे, इस आरोप के पीछे राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग उन्हें फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पहलवानों की तरफ से जब सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई और तहरीर दी गई एफआईआर के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। अब चूंकि पहलवान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जबकि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि अभी उनके खिलाफ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जा सके। सांसद भी बार बार अपने समर्थकों के साथ ये दावा करते रहे कि अगर एक भी आरोप उनके खिलाफ साबित होता है तो वो खुद फांसी पर लटकने को तैयार हैं। लेकिन इस तरह मेडल बहाने से या किसी दूसरे व्यक्ति को, राजनीतिक व्यक्ति को मेडल सौंपने से उनको फांसी जी नहीं बहुत हो बहुत सकती। शुक्रिया उमाकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद भी अंग्रेजी में लिखे हुए शहरों के नाम का बोर्ड नहीं हटाया गया है। आपको बता दें, बीते दिनों सीएम जिला बुधनी दौरे पर थे, जहां उन्होंने अंग्रेजी में लिखे बुधनी को लेकर नाराजगी जाहिर की है, जिसके बाद जिलों के अंग्रेजी में लिखे नाम वाले बोर्ड को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। साथ ही सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि शहरों के नामों को अंग्रेजी में लिखा गया है, जिसे जल्द ही हटा लिया जाएगा और सभी शहरों के नामों को हिंदी में लिखा जाए। लेकिन सिंगरौली जिले में अभी तक अंग्रेजी में लिखे नाम का बोर्ड नहीं हटाया गया है। तो आपको बता दें, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर जिक्र किया था और कहा था कि जहां जहां अंग्रेजी में नाम लिखे हैं जिलों के, उनको हटाया जाए, हिंदी में नाम लिखा जाए। सीएम के आदेश के बाद भी कई जगह नाम को हटा लिया गया है, लेकिन सिंगरौली में अभी भी अंग्रेजी में नाम लिखा है। उनके आदेश को यहां पर नहीं माना गया है और उनका बार बार यह कहना था कि नामों को हिंदी में लिखा जाए, लेकिन सिंगरौली में अंग्रेजी में नाम लिखा गया है। तो सीएम के आदेश के बाद भी वहां पर कार्रवाई नहीं हुई और हिंदी में नाम सिंगरौली में नहीं लिखा गया है। और इस खबर पर हमारे साथ इंदौर से संवाददाता विजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, जिस प्रकार से देखा जाए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा था कि सभी जिलों के नाम को हिंदी में लिखा जाए, लेकिन उसके बाद भी सिंगरौली का नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है। क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? क्या वजह रही कि अंग्रेजी में नाम ये, बाकी और जगह हिंदी के नाम कर दिए गए? विजय। तो सीएम शिवराज ने जारी किए थे आदेश कि मध्य प्रदेश में सभी जिलों के नाम हिंदी में लिखे जाएं, अंग्रेजी में लिखे शहरों के नाम पर आदेश था। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि सिंगरौली में अंग्रेजी में नाम लिखा है, हिंदी में नाम यहां पर नहीं लिखा है। सीएम के आदेश को यहां पर अनसुना किया गया है और जिस पर यह देखा जा रहा है कि काफी लोग सवाल कर रहे हैं और यह कहा भी जा रहा है कि जब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी जगह हिंदी में नाम किए जाएं, तो यहां पर सिंगरौली को हिंदी में क्यों नहीं किया गया, जिसको लेकर तमाम प्रश्न प्रशासन पर उठाए जा रहे हैं। तो सीएम के आदेश की यहां पर अवहेलना हुई है। सीएम शिवराज सिंह के जारी किए गए आदेश को यहां पर नजरअंदाज किया गया है।
उत्तराखंड राज्य इन दिनों वन और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरों शोरों से अभियान चला रहा है। इसी क्रम में इन अवैध अतिक्रमण की वजह से प्रदेश में चेंज हो रही डेमोग्राफिक स्थिति को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद से ही पुलिस प्रशासन प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर बृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चला रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में वन और सरकारी भूमि पर जो अवैध कब्जे हुए हैं और जिन कब्जों के कारण प्रदेश में डेमोग्राफी चेंज समेत बाकी अपराध और कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति सामने आती है, उसके संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि इसे हटाया जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर अभय कैतूरा हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। अभय, जिस प्रकार से देखा जाए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है और वन और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। बताया जा रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर सरकार काफी गंभीर है, जिस पर काम किया जा रहा है। क्या कुछ अहम जानकारी है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझा जा सकता है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं अधिकारियों को, चाहे पुलिस अधिकारी हो या दूसरे विभागों के अधिकारी हो। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किसी भी प्रकार से सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। जो अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हुआ उसको हटाने का काम निरंतर जारी रही। जब तक पूरा अवैध कब्जे यहाँ पर हटाए नहीं जाते तब तक ये अभियान यहाँ पर जारी रहेगा। वन विभाग ने वन भूमि पर जो अवैध कब्जे यहाँ पर हुए उनको हटाने के अपना दूसरे चरण का अभियान यहाँ पर शुरू कर दिया है, जिसमें 23 नदियों को चिन्हित कर उन 23 नदियों से अवैध अतिक्रमण हटाने का काम वन विभाग की तरफ से किया जा रहा है। इसके अलावा जिला प्रशासन अपने स्तर पर शहरों में जो अवैध अतिक्रमण हुए हैं या वन भूमियों पर या ग्राम पंचायत की जमीनों पर जो अवैध अतिक्रमण हुए उनको हटाने का काम यहाँ पर कर रहा है। ये समझा जा सकता है कि धामी सरकार लगातार इसलिए भी इस दिशा में चिंतित नजर आ रही है क्योंकि जो राज्य में एक विशेष समुदाय की तरफ से जो जनसंख्या लगातार वृद्धि यहाँ पर हो रही है, जिसके चलते जियोग्राफिकल उत्तराखंड का इस समय चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो उन सब चीजों को लेकर ये समझा जा सकता है कि सरकार बड़ी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और यही कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से भी दे दिए हैं। इसके अलावा अगर इसका राजनीतिक संबंध अगर निकाला जाता है तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में अभी से ही सरकार और बीजेपी दोनों ही जुटी हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बीजेपी जो हिंदुत्व की पार्टी कही जाती है वो इन सब चीजों को लेकर काफी एक्टिव मोड में नजर आती है। सरकार को लगातार इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग भी करती रहती है। पूर्व में बीजेपी की तरफ से इस दिशा में एक पत्र भी यहाँ पर दिए गए थे, कहा गया था कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे क्योंकि उत्तराखंड का तो जियोग्राफिकल जो मैप है वो लगातार यहाँ पर उसमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। जो डेमोग्राफी यहाँ की चेंज हो रही है, जो यहाँ पे जिस तरह की घटनाएं यहाँ पर घट रही है, चाहे वो लैंड जिहाद के रूप में हो या लव जिहाद के रूप में यहाँ पर समझी जा सकती है। अगर उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं करती है तो फिर उत्तराखंड की जो दो भूमि की जो शान है वो आने वाले दिनों में और परिवर्तित यहाँ पर हो सकती है। और यही वजह है कि धामी सरकार इस दिशा में गंभीरता के साथ काम कर रही है और वन विभाग सहित जो दूसरे विभागों की जमीनें, चाहे सिंचाई विभाग की हो, पेयजल विभाग की हो या फिर लोक निर्माण विभाग की, अगर उन पर अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हुआ तो उसको हटाने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है और प्रशासन के लिए इसके बाकायदा निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। जी अभय, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस काफी वहां पर देखे जा रहे थे, जिसको देखते हुए प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दिया और जहां जहां इंक्रोचमेंट है, अवैध कब्जा है, वहां पर प्रशासन काफी सजग दिखाई दे रहा है। लगातार मुहिम वहां पर चलाई जा रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब प्रशासन का बुलडोजर वहां पर चलता है, अवैध कब्जे को हटाया जाता है, तो किस प्रकार की परेशानियां सरकार को उठानी पड़ रही हैं, प्रशासन को उठानी पड़ रही हैं, और क्या जो इंक्रोचमेंट है उसको हटा रहे हैं उसके बाद लोगों में नाराजगी भी देखी जा रही है? ये कह सकते हैं कि जो लोग इस अवैध कब्जे हटाने के अभियान में जो लोग यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं उन लोगों की परेशानियां जरूर सरकार के सामने या प्रशासन के सामने नजर यहाँ पर आ रही है। लेकिन सबसे बड़े सवाल यही कि प्रशासन अवैध अतिक्रमण हटाने से पहले कुछ समय ये कह सकते हैं कि उन प्रभावित लोगों को यहाँ पर देने का काम करता है। जो चिन्हित जो लोग हैं उनसे उनके भूमि के जो दस्तावेज हैं, उनके स्वामित्व के दस्तावेज हैं, उनको मांगने का काम यहाँ पर करता है। अगर उनकी तरफ से अपने भूमि से जुड़े हुए दस्तावेज पेश किए जाते हैं और वो सही होते हैं तो फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती। लेकिन अगर सीधे तौर पर वो अवैध पाए जाते हैं तो फिर प्रशासन की तरफ से उन लोगों को नोटिस यहाँ पर दिया जाता है कि स्वयं अपने अवैध कब्जे यहाँ पर हटा ले, नहीं तो फिर जो
कार्रवाई होगी उस कार्रवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा। और जो उस समय जो खर्च यानी उस कार्रवाई में जो खर्च होगा उस खर्च का वहन भी उस संबंधित व्यक्ति को यहाँ पर करना पड़ेगा जिनकी तरफ से अवैध कब्जा यहाँ पर किया गया है। तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि प्रशासन का डंडा सख्त रूप से यहाँ पर चल रहा है। धामी सरकार का बुलडोजर अवैध अतिक्रमण पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। आने वाले दिनों में बुलडोजर और तेज गति से चलता हुआ भी नजर आएगा। जी बिल्कुल अभय, आप बता रहे हैं कि प्रशासन काफी अलर्ट दिखाई दे रहा है। मैं आपसे एक और ये सवाल लेना चाहता हूं कि काफी लोगों ने इंक्रोचमेंट कर रखा, अवैध कब्जे हैं, जगह जगह झोपड़ियां डाल रखी हैं, घर बना रखे हैं, उन लोगों को हटाया जा रहा है। आप कह रहे हैं नोटिस दिया जाता है, क्या सरकार ने उनके लिए रहने के लिए कहीं इंतजाम किया है? जो सड़क किनारे हैं, फैमिली रहती हैं, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं जब उनको हटाया जाता है तो उनका कहना यही रहता है कि सरकार ने हमको कोई सहायता नहीं दी, बिना बताए हमारे आशियाने को उजाड़ दिया गया। तो क्या ये माना जाए कि सरकार की तरफ से उनको कोई सहायता राशि दी जा रही है या कहीं रहने का इंतजाम किया जा रहा है, जो लोग अवैध कब्जे कर रह रहे थे और आगे चलकर कुछ और उनके लिए बातें निकाली जा रही हों? क्योंकि बहुत जगह ये देखा जाता है कि आवास उनके लिए बनाया जाता है, कुछ टेम्परेरी अरेंजमेंट किया जाता है, तो ऐसा कुछ किया जा रहा है क्या? बिल्कुल, ऐसी कोई कार्रवाई या ऐसी कोई राहत की खबर उन लोगों के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से नहीं कही जा सकती है। सरकार की तरफ से सीधे तौर पर पूर्व में जो नोटिस दिया जाता है उन सब चीजों को लेकर कहा जाता है कि उनकी तरफ से अवैध कब्जे यहाँ पर किए गए और अवैध कब्जा करना सीधे तौर पर एक कानूनी अपराध था इस समय समझा जा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, ऐसे में जो कब्जेधारी हैं, जो लोग अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। बस्ती जिले में शिक्षा माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जहां पैसों के लिए छात्रों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां शिक्षा माफियाओं ने 5 साल पहले बाकायदा फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोला। बड़े बड़े बोर्ड और प्रचार प्रसार से फर्जी कॉलेज को प्रमोट किया गया। इस कॉलेज में ANM, JNM, D फार्मा और BSc नर्सिंग में एडमिशन शुरू किया गया। बीते 5 सालों में लगभग 600 छात्रों का एडमिशन लिया गया। लगभग 6 करोड़ रुपए इनसे पढ़ाई की फीस के नाम पर वसूला गया। लेकिन जब कुछ छात्र आगे की पढ़ाई के लिए अन्य कॉलेज में अप्लाई किया तो जांच में डिग्री फर्जी निकली है, जिसके बाद छात्रों को अपने साथ ही ठगी का एहसास हुआ है, तो हंगामा शुरू कर दिया गया। तो यह खबर सामने निकल कर आई है। और इस खबर पर हमारे साथ बस्ती से हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? बताया जा रहा है कि फर्जी मेडिकल कॉलेज के नाम पर छात्रों के साथ ठगी हुई है। जब वो हायर स्टडी के लिए कहीं जाते हैं, वो अपनी मार्कशीट्स को दिखाते हैं तो वहां पर उनको फर्जी बताया जाता है। तो किस प्रकार से प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से बस्ती जिले में 2017 से ये सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज जो छात्रों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया है कि उनका जो सेमेस्टर के हिसाब से किसी का 70,000 60,000 के हिसाब से सालाना उनका जो फीस लिया गया है जी, उसके बाद उनको डिग्री देने की जो बात आई है, उनकी मार्कशीट जो है फर्जी निकली है। ये लगातार जो है ये मतलब मान लीजिए कि एक छात्रों का जो है 1 लाख रुपए की जिस तरीके से 600 बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। ये बस्ती से सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज, लेकिन उसकी जानकारी कब हुई जब बच्चे जो है इसकी मार्कशीट को कहीं दूसरे जगह जो है अप्लाई किए और सोचे कि मतलब कहीं मैं अपना जो है जॉब के लिए फिर कहीं और डिग्री के लिए लगाएं तो वहाँ जब मांगा गया तो उसकी खुलासा हुआ कि ये संस्था ही जो है फर्जी है। तो पूरी तरीके से इस तरीके से बस्ती में लगातार इतने सालों से ये पैरामेडिकल कॉलेज फर्जी चल रहे हैं, तो क्या प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? अभी तक ऐसे जिले में तमाम ऐसे कॉलेज हैं जो फर्जी चल रहे हैं और ऐसे 600 सैकड़ों बच्चों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है। भूपेंद्र, ये सवाल बिल्कुल उठता है कि इस प्रकार से देखा जा रहा है कि तमाम छात्रों के साथ ये मतलब गलत हुआ है, उनका भविष्य अंधकार में है, क्योंकि 3-4 साल पढ़ाई करने के बाद भी जब देखा जा रहा है कि उनके सारे डॉक्यूमेंट्स फर्जी निकल कर आ रहे हैं और किस प्रकार से कॉलेज को अप्रूव्ड किया गया, किस प्रकार से एफिलिएशन दी गई, ये सारे विषय जांच के हैं। और क्या कॉलेज के मालिक, कॉलेज प्रबंधक की तरफ से कोई बयान आया है? वो कहां पर हैं? और प्रशासन, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार, इस पर क्या ठोस कदम उठा रही है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है उन बच्चों के साथ जिन्होंने 3 से 4 साल अब फीस भी दी है, पढ़ाई भी की है, मेहनत भी की है, उसके बाद उनके हाथों में फर्जी मार्कशीट सामने आई हैं। जी, जिस तरीके से बच्चों के
भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ऐसे में जब जिलाधिकारी बस्ती से बच्चों छात्र जो है ज्ञापन किए, उनका घेराव किए कार्यालय का, और उसमें जिलाधिकारी ने जब पूरे जिले की जो है रिपोर्ट मांगे तो उसमें निकल कर आया कि बस्ती जनपद में 6 पैरामेडिकल कॉलेज मान्यता है, बाकी ऐसे दर्जनों कॉलेज ऐसे हैं जो गैर मान्यता के चलाए जा रहे हैं और तमाम बच्चों के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका समय भी बर्बाद हो रहा है, उनका पैसा भी बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के लगातार जो है जो प्रचार प्रसार चल रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधार हो जाए, तो कहीं ना कहीं ये जैसे अगर देखा जाए तो सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े माफियाओं पर बुलडोजर तो चला रही है जी, लेकिन शिक्षा माफिया जो कि एक नींव होती है देश का, ऐसे माफियाओं पर कब बुलडोजर चलेगा बाबा का हम ये जानना चाहते हैं। तो ऐसे माफियाओं पर भी बुलडोजर चलना चाहिए योगी सरकार का। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट देने के लिए आपका। उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली के एक गांव में 6 साल पहले महिला के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। महिला ने पुलिस सुरक्षा ले रखी है, इसके बावजूद बाइक सवार 3 युवक घर के बाहर पहुंचे और फायरिंग की। जब तक बाहर निकलते तब तक बाइक सवार भाग निकले। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बाद महिला ने तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने तहरीर देते हुए बताया कि 2017 में उसकी बेटी घर में अकेली थी, जिस पर उसके साथ रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने मामले में जेल भेजा तो जमानत पर छूटकर बाहर आ गए। तो आपको बता दें, पीड़िता को कोर्ट से सुरक्षा मिली है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे रात को आते हैं और फायरिंग करते हैं। ये तमाम सवाल प्रशासन पर खड़े होते हैं, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडों के मंसूबे, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, रात को आते हैं और घर के बाहर, पीड़िता के घर के बाहर फायरिंग करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में ये कानून का बिल्कुल खौफ इनके मन में नहीं है। 2017 में लड़की के साथ बलात्कार किया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ निकलेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं उन्नाव से। निकलेश, जिस प्रकार से देखा जाए ये बात निकल कर आ रही है कि 2017 में लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था, उसके बाद जो इसमें सम्मिलित थे उनको सजा मिली, उसके बाद वो जेल से छूट कर आ गए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि घर के बाहर जाकर बंदूकों को लहराना, फायरिंग करना, ये क्या कुछ दर्शाता है और पुलिस प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की है? देखिए सुनील, आपको बता दें पूरा मामला उन्नाव के थाना गंगा घाट क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर 2017 में एक युवती के साथ गैंगरेप की घटना होती है। हालांकि युवती द्वारा तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। वहीं जमानत पर रिहा होने के बाद वही 3 लोग लगातार कई दिनों से उस पीड़िता पर दबाव बना रहे थे कि वो सुलह कर ले और कहीं ना कहीं इस मामले का पटाक्षेप कर दे। हालांकि पीड़िता द्वारा सुलह करने को वो तैयार नहीं थी, जिस पर उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था, जिसके चलते पीड़िता की मां ने एक पुलिस को प्रार्थना पत्र लिखा था और सुरक्षा पुलिस की ले ली थी। हालांकि लेकिन बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उसके घर पहुंचे और फायरिंग की घटना को अंजाम दिया और वहां से रफू चक्कर हो गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को संज्ञान में लिया है और पीड़िता की तरफ से एक तहरीर भी दी गई है और 3 लोगों पर मुकदमा भी पीड़िता की तहरीर के आधार पर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस लगातार इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। और सीओ सिटी आशुतोष ने आज बताया है कि अभी लगातार पुलिस की एक टीम गठित की गई है और गिरफ्तारी के जल्द से जल्द प्रयास किए जा रहे हैं। जी, कोई सुराग इनका मिला निकलेश? अभी तक जिस प्रकार से देखा जा रहा है, घटना रात की बताई जा रही है और इतना टाइम बीत गया है, कोई सुराग मिला है? पुलिस के हत्थे कोई चढ़ा है? और इसमें सवाल मैं लेता हूं कि जिस प्रकार से ये घटनाएं लगातार होती हैं उत्तर प्रदेश में, ये तमाम सवाल कानून पर खड़े होते हैं कि वहां का लॉ एंड ऑर्डर किस प्रकार से है देखा जाए, क्योंकि जिस महिला के साथ 2017 में बलात्कार किया जाता है उसके घर के बाहर आके धमकाना, ये कहीं ना कहीं तमाम सवाल प्रशासन पर खड़ी करता है। और सवाल इस बात पर और खड़ा होता है कि घर के बाहर सुरक्षा उनको मौजूद थी, उसके बाद इन लोगों की हिम्मत कैसे पड़ गई कि लड़की के घर के बाहर आकर बंदूक को चलाना, गोलियां चलाना, उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या कुछ अहम जानकारी है? देखिए सुनील, आपको बता दें कि अगर बात सुरक्षा की जाए तो पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर दी थी और सुरक्षा ली थी। हालांकि उनके पास एक कांस्टेबल है जो कि घर के अंदर मौजूद था और जो ये बदमाश 3 बाहर आए, इन्होंने बाहर से गेट में कुंडी लगा ली, तो कहीं ना कहीं जो अंदर के पुलिस सुरक्षा उनकी थी वो बाहर भी नहीं निकल पाई और इनको मौका मिल गया और इन्होंने घर पर कई राउंड फायरिंग किए, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और सनसनी का माहौल फैल गया और वहां से रफू चक्कर
फरार हो गए। और अगर सुराग की बात की जाए तो पुलिस के हाथ अभी तक सीसीटीवी फुटेज एक सामने आई है। हालांकि जो 3 लोग आए थे, तीनों हेलमेट पहने हुए थे, जिनके चेहरे उस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर नहीं दिखाई दिए जा रहे हैं। हालांकि जो बाइक उन्होंने यूज किया है उसके आधार पर पुलिस कहीं ना कहीं अपने सुरागों से लगातार जांच करने में जुटी हुई है और पुलिस ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की होगी। जी निखिलेश, पीड़िता की मां का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्योंकि जिस प्रकार से आपका कहना है कि पीड़िता की मां ने जाकर इसकी कंप्लेंट कराई, अपनी सारी बातों को रखा, तो पीड़िता की मां ने का क्या कहना है? क्योंकि जिस प्रकार से इन गुंडों के जो हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये तमाम सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि अगर इनका समय रहते अगर कुछ नहीं किया गया तो हो सकता है ये जान भी ले सकते हैं किसी की। जी बिल्कुल सुनील, देखिए अगर बात की जाए थाना गंगा घाट क्षेत्र की, क्योंकि इस युवती का जो थाना है थाना गंगा घाट है, तो गंगा घाट में पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हाल ही में 3 मामले अभी पुलिस थाना गंगा घाट से जुड़े हुए हैं। एक लूट का मामला है और वही एक मामला है जिसमें एक पैरोकार खुद गया और उस पर ही पुलिस ने उल्टी कार्रवाई कर दी। वो अपनी पीड़ा बताने थाने पहुंचा और पुलिस ने उसकी पीड़ा नहीं सुनी और उस पर ही उल्टी कार्रवाई कर दी। और तीसरा मामला पीड़िता के घर पर गैंगरेप, पीड़िता के घर पर जाकर दबंगों ने इस तरह से अंधाधुंध कई राउंड फायरिंग किए। तो कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान पुलिस पर ही खड़े हो रहे हो। पुलिस की जो कार्यशैली है वो निष्क्रियता को दर्शा रही है, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र के लोगों में भी दहशत का माहौल है। जो लोग पुलिस के बल पर अपने आप को सुरक्षित महसूस समझते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस इस तरह की लापरवाही या उसकी कार्यशैली इस तरह से निष्क्रियता की ओर बढ़ेगी तो ये इस तरह की घटनाएं आम होंगी। हालांकि इस मामले का उच्च अधिकारियों ने भी उन्नाव जिले के संज्ञान लिया है और इस मामले को लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया निखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।